everyone, welcome back to महक की पाठशाला। आज हम करेंगे टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग न्यू बिजनेस कि किस तरह से जो न्यू बिजनेसेस हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो आज बेसिकली हमारा फोकस रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप पे और नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी सब की भी डिस्कस करेंगे प्लानिंग। तो ये एमकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजुअली पूछा जाता है कि टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कि हाउ अ सोल प्रोप्राइटर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्लान देयर टैक्सेस, या उनको एडवाइस करो कि वो किस तरह से अपने टैक्सेस प्लान कर सकते हैं, या उनकी टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, या उनका टैक्स सिस्टम कैसे होता है, राइट। सो सबसे पहले व्हेन अ पर्सन इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, जब भी कोई भी पर्सन एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले वन ऑफ देम इज चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या मैं वो अकेला करूं, क्या मैं एक कंपनी खड़ी करूं, क्या मैं एक एंसेस्ट्रल जो मेरी चलती जा रही है पूरी अपनी फैमिली को साथ में लेके चलूं, या मैं किसी अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर लूं। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव फॉर्म। अब हम आज डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप्स। As the name suggests, soul means single and proprietorship means owner. सिंगल ओनर कि आप ही अपने बिजनेस के कर्ता धर्ता सब हैं। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द अर्निंग, प्रॉफिट्स और लॉसेस, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ओन कैपिटल, जो पैसा होता है वो आपका खुद का पैसा होता है, राइट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप लाइबल होते हो अगर आपके बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो आप अपने पर्सनल एसेट्स से भी, आपको अपनी खुद की जेब से भी उन लॉसेस को भरना पड़ सकता है। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है कि जितनी कैपिटल लगाई है उस एक्सटेंट तक, नो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि आपको वो लॉसेस बियर करने ही पड़ेंगे, चाहे आप खुद का घर बेच के बियर करो, राइट। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड बिजनेस एसेट्स एज पर द इनकम टैक्स, की जो भी ऑनर है उसके पर्सनल और बिजनेस एसेट्स के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कॉन्टिन्यूटी डिपेंडेंट ऑन हिज ओन हेल्थ, अगर आप सही रहोगे तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, अगर आपकी डेथ नहीं होती है, यू आर हेल्दी फिट एंड फाइन, देन आपका बिजनेस चलता रहेगा। कॉन्टिन्यूटी आपकी हेल्थ पे, आपके ऊपर डिपेंड करती है और किसी के ऊपर नहीं, और इस पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली बाकी जो लीगल चीज़ें चलती हैं इंडिविजुअल्स के लिए वो तो होता है, बट एज सच कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं बना है। एंड नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सम स्पेशल टैक्स प्रोविजंस, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटस। सोल प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स जब हम फाइल करते हैं, स्टेटस क्या होता है। आपके पास इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हो, आपके पास आप एज अ इंडिविजुअल फाइल कर रहे हो, एचयूएफ फाइल कर रहे हो, एओपी फाइल कर रहे हो, एज अ कंपनी फाइल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो स्टेटस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज इंडिविजुअल, कि वो एज अ इंडिविजुअल आप फाइल करते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको एक डिफरेंट पैन नंबर नहीं लेना पड़ता अपने बिजनेस के लिए। जो इंडिविजुअल, जो आपका पैन नंबर है बाकी सारे हेड्स के साथ, जैसे कि आपकी अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी सारे हेड्स हैं, इन सारे हेड्स के साथ आप अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपने बिजनेस इनकम को डालोगे। सो आपको डिफरेंट पैन कार्ड नहीं लेना पड़ेगा। आप अपनी रिटर्न आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसी में आप इस इनकम को, अपनी बिजनेस इनकम शो कर सकते हो, राइट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरी बात आती है रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर आईटी एक्ट। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, वो सब अलाउएबल है। चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो सेक्शन 6 जो है वो इनकम टैक्स का किससे डील करता है, रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ना सबसे पहले तो एक दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। देखो, बेसिक कंडीशंस में आपका क्या है, जो भी एसएससी है या तो वो 182 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किया हो कंट्री में, या फिर 365 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स। देखो, आपके पास ये है, दिस इज़ योर वो प्रीवियस 1 2 3 4,
इन 4 सालों में आपका 365 डेज होना चाहिए, बट जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें आपके 60 डेज ज़रूरी हैं। एक कंडीशन ये है, या एक कंडीशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहे हो, चाहे आप पीछे नहीं रहे हो, कोई वो नहीं है। 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, और इन टोटल 4 सालों में आप 365 डेज रहे हो। 2 कंडीशंस है, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज 180, तो आप बड़ा आपको ये याद रख लो, 180 डेज प्लस 60 इन प्रीवियस ईयर और टोटल 365 इन 4 ईयर्स, राइट। तो ये आपकी कंडीशन आती है। इससे अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल्ड है तो आप क्या हो, रेजिडेंट हो। अब आता है, अगर आप रेजिडेंट हो तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशंस है, ये मैंडेटरी कंडीशंस है, ये याद रखना। बेसिक कंडीशंस में आपका आता है और, एडिशनल कंडीशंस में ए से एडिशन, ए से एंड, इस तरह से याद रख लो। एडिशनल कंडीशंस में आपका आता है एंड, मतलब दोनों ही मैंडेटरी हैं। या तो 10 सालों में से, पिछले 10 सालों में 2 आउट ऑफ द लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जैसे ये प्रीवियस ईयर है ना आपका, और पिछले 1 2 3 4 5 जो भी 10 ईयर, ये 10 सालों में आप 2 साल होने चाहिए आपके। और पिछले प्रीवियस ईयर को नहीं आपने कंसीडर करना। 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ये तो आपका 182 या फिर 60 डेज तो प्रीवियस ईयर में आपके हो गए इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो भी कंडीशन है आपकी 182 वाली है या जिस जोन सी भी है, ठीक है। उसके अलावा जो उससे पिछले 10 साल है उसमें से 2 साल, या फिर उससे पिछले जो 7 साल हैं, 7 प्रीवियस ईयर हैं, उसमें आपके 730 डेज स्टे होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप क्या हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज आप हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट इज, आई होप रेजिडेंशियल स्टेटस का क्लियर होगा। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिसाइड करने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस हैं। अगर वो बेसिक में से कोई भी एक फुलफिल हो जाती है तो आप रेजिडेंट हो। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। ए से एडिशन, ए से एंड, तो दोनों कंडीशंस होंगी तब आप ऑर्डिनरी होगे, अदरवाइज आप नॉट ऑर्डिनरी। दोनों कंडीशंस क्या हैं, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स और 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर। ये आपने करंट जो आपका प्रीवियस ईयर उसको छोड़ के उससे पिछले 10 साल लेने हैं और उससे पिछले 7 साल लेने हैं, राइट। उसके बाद आपके पास आ जाता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलती रेन्यूमरेशन की। अगर वो खुद को रेन्यूमरेशन दे रहा है, वो आप अकाउंट्स में जो मर्जी कर लो, बट इनकम टैक्स में जब आप अपनी इनकम काउंट करते हो तो आपको जो भी डिडक्शन आप रेन्यूमरेशन दे रहे हो खुद को, वो आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते हो, वो अलाउएबल नहीं है, उसको आप अपना खर्चा नहीं दिखा सकते। वाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम, कोई भी रेन्यूमरेशन, सैलरी दे रहे हो खुद को, फीस दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ऑनर खुद को दे रहा है, वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउएबल नहीं है। नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन कैपिटल। आपको अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, आप खुद ही लोन दे रहे हो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, नो, कोई भी अगर आप इसको अपना बिजनेस एक्सपेंस मान भी रहे हो अपने अकाउंट्स में, बट इनकम टैक्स इसको अलाउ नहीं करता है। जब आप फाइलिंग करोगे, इनकम टैक्स इस इनकम को आपका बिजनेस का खर्चा नहीं मानेगा। आपका जो भी आपने प्रॉफिट दिखा रखा होगा आपको उसको इंक्रीज कर देगा ये, कि दिस इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंस। अब आती है, सोल प्रोप्राइटर इज नॉट अलाउड एनी रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एज कैपिटल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। देखो, खुद अगर ऑनर लोन दे रहा है तो नहीं अलाउड है, बट ऑनर का फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, कोई भी अगर दे रहा है एट अ रीजनेबल रेट तो वो अलाउड है, उसे आप अपने बिजनेस का एक्सपेंडिचर मान सकते हो। और कोई भी अगर लोन वो आप दे रहे हैं, वो खुद की कमाई हुई इनकम से, खुद की ओन इनकम से, या स्त्री धन होता है उसमें से दे रहे हो। आपकी फैमिली मेंबर, आप अपनी वाइफ से लोन ले सकते हो, आप अपने बच्चे से लोन ले सकते हो, आप अपने फादर से लोन ले सकते हो, बट वो उनकी खुद की इनकम में से होना चाहिए जो भी वो पैसा दे रहे हैं।
सेकेंडली रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे नहीं है मार्केट में आपको 8% पे लोन मिल रहा है, आप अपनी फैमिली को 12% कर रहे हो क्योंकि आप अपनी इनकम को कम करना चाहते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर इतने पागल नहीं हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप अपनी लोन फैमिली से ले रहे हो तो वो अलाउएबल है। नो डिडक्शन फॉर रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस, अगर आपने खुद की प्रीमिसेस ही ऑफिस यूज़ के लिए लगाई हुई हैं और उसके लिए आप रेंट चार्ज कर रहे हो, रेंट को अपना खर्चा बता रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। इफ द बिजनेस प्रेमिसेस ओन्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट ऑफ सच बिजनेस प्रेमिसेस। अब आता है अलाउएबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेशल डिडक्शंस। अगर आप एक इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटर हो तो आपको ये डिडक्शंस मिलती हैं और आप इन डिडक्शंस का बेनिफिट उठा सकते हो अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए। तो ये डिडक्शंस कौन सी हैं? आपको 80C की मिलती है डिडक्शन, आपको 80 ट्रिपल सी की, डबल सी डी की, CCG की, 80D, डबल डी, DDB, तो ये सारी डिडक्शंस आपको मिलती हैं। आपने डिडक्शंस चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इनको पर्टिकुलरली एक डिडक्शंस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डिडक्शंस लिखी हैं कि आप इस तरह से शो कर सकते हो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आता है तो। 80C, ट्रिपल सी, CCD की कैसे हैं? अगर जैसे 80C की रिडक्शन होती है, आपने कोई भी सेविंग स्कीम ले रखी है, चाहे LIC में ले रखा है, LIC में भी आके आपकी कंडीशंस आ जाती हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले है तो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मतलब ये आगे की कंडीशन है, ये सारी इन डिटेल में तो हम डिडक्शंस में पढ़ेंगे, बट अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ सकते हो कि 80C के अंदर ये स्कीम्स आती हैं। अगर आपने PF में लगा रखा है, ट्यूशन फीस है, नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। 80CCC में अगर आपने एन्युटी प्लान ले रखा है कोई LIC का, या फिर कोई पेंशन स्कीम ले रखी है, D1 में पेंशन स्कीम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रखी है, तो कंबाइन इनकी डिडक्शन लिमिट है 1.5 लाख तक की कंबाइन आपको इनकी डिडक्शन मिल सकती है। अगर CCDIB की देखे जाएं, अगर आपने डिडक्शन ले रखी है पेमेंट मेड टू, अगर आपने पेंशन स्कीम ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर 80CCD1 में आपको डिडक्शन नहीं मिली है तो आपकी डिडक्शन लिमिट 50,000 तक की है। तो ऐसे और भी डिडक्शंस हैं, इनको पूरी डिटेल में करेंगे डिडक्शंस चैप्टर्स में, बट यहाँ पे हम ओवरव्यू दे सकते हैं कि जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास ये डिडक्शंस हैं, वो इनको क्लेम कर सकता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज रिबेट। एक सोल प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल को रिबेट भी अलाउड होती है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट कैसे होती है? 2 कंडीशंस होती हैं रिबेट के लिए। सबसे पहले तो असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल में वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बेसिकली या तो वो ऑर्डिनरी या नॉट। NRI के लिए आपके पास कोई रिबेट नहीं होती। रिबेट इज फॉर द ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं आपकी रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A। बहुत ही सिंपल सी है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि अमाउंट ऑफ रिबेट क्या है, 12,500 और टैक्स कैलकुलेटेड। देखो, आपका अगर टैक्स फॉर से आपका 10,000 कुछ बन रहा है और आपका 12,500 रिबेट, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको 12,500 की रिबेट करके वो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हमें दे दो, तो आपको रिबेट तब मिलेगी 10,000 तक की। 2 कंडीशंस है रिबेट के लिए। सबसे पहले आप एक रेजिडेंट होने चाहिए हो, चाहे वो आप ऑर्डिनरी हो चाहे वो आप नॉट ऑर्डिनरी हो। और दूसरी चीज़ आपकी है कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आपको अमाउंट ऑफ रिबेट क्या मिलेगी, 12,500 और द टैक्सेबल, जितनी आपका टैक्स बना है टैक्सेबल अमाउंट विच एवर इज लेस, राइट। उसके बाद आते हैं आपके रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। अगर इसमें हम न्यू रिजीम की बात करें ना, तो न्यू रिजीम में ये जो रेट है ना, आई गेस दिस इज 25,000। ये चेंज होकर 25,000 हो गया, बट हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ओल्ड रिजीम को भी एक्सप्लेन करके आएंगे, बिकॉज मोस्टली ओल्ड को ही प्रेफर करते हैं। न्यू रिजीम तो अभी नया नया आया है, बहुत ही कम कंपनीज या बहुत ही कम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24।
देखो इसमें आपके पास ना तीन तरह से आते हैं। सबसे पहले कि अगर आपकी एज लेस देन इक्वल्स टू 60 ईयर्स है, योर एज इज बिटवीन 60 to 80 एंड देन इज 80 अबव, ये आपके आ जाते हैं सुपर सीनियर। ये आपका आ जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, एंड वो तो आपका नॉर्मल है ही। ओल्ड में अगर आपका 2,50,000 तक है तो आपकी नील है, 2,50,000 से 5 लाख तक है तो 5%, जो भी 2,50,000 से 5 लाख तक के अबव इनकम है उसके ऊपर 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है आपकी टैक्सेबल इनकम, देखो 12,500 तो आपका लगेगा, क्योंकि अगर आपका 2.5 लाख 5 लाख तक तो आपका वही लग जाएगा, 5% ऑफ 2.5 लाख इज 12,500 प्लस 20% अबव। देखा जाए तो आप इसको बोल सकते हो 5%, 20% और 30%। तो आपको स्लैब रेट्स तो आई गेस आते होंगे किस तरह से निकालते हैं, अगर नहीं आते तो एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बना देंगे, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या रेट्स चल रहे हैं अभी। 10 लाख से अबव है तो स्लैब रेट आपको जो भी इनकम है आपका 30% अबव प्लस 1,12,500। न्यू की बात करें अप टू 2,50,000 नील है, 2 लाख से 5 लाख तक 5% अबव दिस, तो इसमें अलग अलग सब स्लैब्स बनेंगे, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। तो इस तरह से आपका एक न्यू और ओल्ड का है। आप कोई भी एक एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा वो कुछ करना है ऑर्डिनरीली तो आप दोनों भी लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट इज, चाहे आप ओल्ड लिखो चाहे आप न्यू लिख के आओ, कोई एक भी लिखो, दोनों लिख सकते हो तो फिर तो बात ही बहुत अलग है। ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें आपका 3 लाख तक का नील होता है, दिस इज फॉर द सीनियर सिटीजन्स फॉर एज 60 to 80, और यहाँ पे आपका 3 to 5 के बीच में 5% अबव 3 लाख, 3 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 5% लगेगा, 5 से 10 लाख के बीच में 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20% जो भी 5 लाख से ऊपर है, अबव 10 लाख 1,10,000 प्लस 30% अबव दिस। तो ये सारी आपकी ओल्ड के अकॉर्डिंग है, ये आपकी न्यू के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। ये रेट्स आप चेक कर सकते हो, 5%, 10% रेट्स वही हैं, बस वहाँ यहाँ पे 3 लाख तक की आपको रिलैक्सेशन है, रेस्ट इज सेम। एंड इफ इट सीनियर सिटीजन्स के लिए अप टू 5 लाख तक नील है आपकी, 5 लाख से 10 लाख तक आपकी 20% अबव 5 लाख, एंड अबव 10 लाख 1 लाख प्लस 30% अबव 10 लाख। तो 5 लाख तक की आपको एग्जेम्पशन मिल रखी है इसमें, बट इसमें न्यू में आपको सेम ही है, नील, एवरीथिंग इज मोर और लेस देन सेम, सब सेम है। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद आता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMT भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपकी दो कंडीशंस हैं। एडजस्टेड GTI, जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है एडजस्टेड, वो 20 लाख से कम होनी चाहिए, प्लस आपने क्लेम करी हैं डिडक्शंस अंडर दीज 3 सेक्शंस, 35D के अंदर क्लेम कर रही है, 80I to 80 RRB और 10AA, ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी कंडीशंस हैं। अगर आपकी एडजस्टेड GTI 20 लाख से ज़्यादा है और आपने कहीं पर भी डिडक्शन क्लेम करी है 35D से या 80IA to RRB से या 10AA से, राइट, इन तीनों में से कोई डिडक्शन क्लेम करी है और आपकी ग्रेटर देन 20 लैक्स है, तो आपको क्या है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी दो तरह से कैलकुलेट होगी। फर्स्ट इज नॉर्मल टैक्स और AMT की तरह। अगर आपका नॉर्मल टैक्स और जो भी है इनमें से जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर, आप वो लोगे। AMT में 18.5% लगता है आपका जो भी टैक्सेबल इनकम है, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% फ्लैट रेट, और यहाँ पे आप नॉर्मल टैक्स निकालोगे स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। बेसिकली दो तरह से टैक्स निकलेगा, जो नॉर्मल से निकालते हो वो तो निकालोगी, बट आप जो टैक्सेबल इनकम है उसका 18.5% निकाल के फ्लैट रेट पे चेक करोगे, एंड देन आप देखोगे जौन सा ज़्यादा होगा उस पर आपको वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम इज टैक्स प्लानिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के लिए टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ सजेशंस हैं, क्या कर सकते हैं वो अपने जैसा कि हमने डिस्कस करा था, वो खुद को रेन्यूमरेशन, सैलरी, बोनस, फीस कुछ नहीं दे सकता,
बट वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे सकता है। तो वो अगर चाहे तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को एम्प्लॉय कर ले जो वो फिट इन हो रहे हो उस पोजीशन में और आपके बिजनेस को जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो, राइट। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो और उनकी जो भी सैलरी है वो अलाउएबल एक्सपेंस है। या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर से बोरो कर सकते हो मनी एट अ रीजनेबल रेट। ये याद रखना, रीजनेबल रेट बोरो मनी कर सकते हो तो वो अलाउएबल है। और क्या करना चाहिए, अप्लाई टैक्सेबल इनकम फॉर पर्सनल पर्पसेस टू डिडक्शन। देखो हमने डिडक्शंस पढ़ी, अपनी इनकम को इस तरह यूटिलाइज करो। आप कोई सेविंग प्लान ले लो, LIC ले लो, आप पेंशन स्कीम ले लो, PF ले लो, कोई भी चीज़ ऐसी ले लो जिससे कि आपको डिडक्शंस का बेनिफिट हो, जिससे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए और आपको टैक्स ना ही देना पड़े। क्या पता आपका नील ही हो जाए इनकम, या जो भी आपकी स्लैब्स बनेंगी। तो आप अपना टैक्स कम कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू सम स्कीम्स एंड ऑल, जिसके कारण आपको डिडक्शंस मिलती हैं। और टैक्स प्लानिंग इन द लाइट ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो और आप क्लबिंग प्रोविजन का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्लबिंग प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई आपका माइनर चाइल्ड है 4 से और आप उसके अकाउंट के थ्रू यूज़ कर रहे हो, वो भी इनकम आपकी ही मानी जाएगी। आप अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, वो इनकम आपकी ही मानी जाएगी। तो इन प्रोविजंस को भी आपको ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करनी है, सो दैट कि आप ट्रैप्ड ना हो जाए और आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो अपनी टैक्सेस को इस तरह से करिए कि आप डिडक्शन जितनी ले सकते हो उतनी लीजिए और उस हिसाब से अपनी इनकम को इन्वेस्ट करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स को एम्प्लॉय कर लीजिए, उन्हीं से लोन ले लीजिए एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप खुद के तो ना ही सैलरी अलाउड है, ना ही आप खुद लोन दे सकते हो, बट आपकी फैमिली दे सकती है। अपनी कोई स्त्री धन पड़ा है, कोई वैसे उनकी वो है इनकम से, तो इस तरह से यू कैन मैनिपुलेट योर अकाउंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट विल डू टैक्स प्लानिंग ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, विच इज़ मोर और लेस इज सेम, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे उसमें कर्ता को अलग से पैन कार्ड लेना पड़ता है। तो वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।